हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग के बारे में, जिसमें हमने 2 केसेस लिए हैं पावर शेयरिंग के लिए, श्रीलंका एंड बेल्जियम। दोनों की हमने एथनिक कॉम्पोजिशन कर लिया है, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर रहते थे। और श्रीलंका में जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उसका रिज़ल्ट क्या निकला। श्रीलंका ने मेजोरिटेरिज्म अपनाया, जिसकी वजह से उस कंट्री में वॉर हुआ, क्योंकि वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को नहीं मिला था। आप वहाँ पर एक लैंग्वेज को ही सिर्फ प्रेफरेंस दी गई थी। उस लैंग्वेज का आप मुझे नेम बताएंगे मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी विच वॉज एडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। तो उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे जो सिर्फ मेजॉरिटी को माइंड में रख के बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में चली गई थी। क्योंकि माइनॉरिटी को हम ये नहीं समझ सकते वो कम है, क्योंकि अगर 50 जने हैं और 2 जने अलग खड़े हैं तो ये नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि वो 2 जने 50 जनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बॉम्ब लेके आएंगे तो उन 50 जनों का भी खात्मा कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ ऐसे ही छोटा सा। तो माइनॉरिटी की डिमांड्स को भी साथ के साथ पूरा करना पड़ता है, ताकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों मिलकर देश में पीसफुली काम कर सकें, उनकी यूनिटी बनी रहे और देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, देश की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी रहे। तो बेल्जियम का रिज़ल्ट हम देखते हैं अभी क्या हुआ था, पर श्रीलंका का जो रिज़ल्ट आया था वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, जिसकी वजह से वहाँ पर वॉर हुआ। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि जिसकी वजह से उसकी कंट्री की कंडीशंस अच्छी रही या बुरी रही। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेल्जियम्स लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ, उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से एक अलग रास्ता चुना, मतलब उनके जैसी पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट नहीं की थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इस चैप्टर के जो भी की पॉइंट्स हैं वो आगे जो आप चैप्टर्स करेंगे सिविक्स के, सब रिलेट होने वाला। ये मत सोचना कि ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे चैप्टर्स का से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले चैप्टर आपको समझ आएगा तो उसका रिलेशन आपके दूसरे चैप्टर के साथ भी है, तो ध्यान से समझिएगा। बेल्जियम्स लीडर टुक डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी, उन्होंने डाइवर्सिटी को समझा कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग कल्चर को अपनाने वाले लोग हैं। तो उन्होंने इस डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड किया, निगलेक्ट नहीं किया। दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 एंड 1993, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बारी चेंजेस किए उसके। क्यों 4 बारी चेंजेस किए होंगे? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कोई कम्युनिटी ऐसी ना रह जाए जिसको इक्वलिटी ना मिल पाए। तो उन्होंने सब कम्युनिटी के लोगों को इक्वल प्रेफरेंसेस दी, और उनकी उनकी जो डिमांड्स थी उनको माइंड में रख के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया उन्होंने। कि अमेंडमेंट्स इसलिए किए हैं कि अगर जो भी कम्युनिटी अपने में चेंजेस करवाना चाहती है अपने वेलफेयर के लिए, कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट्स में होता है चेंजेस। उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक अमेंडमेंट्स किए। तो कुछ अब हम देखते हैं सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, कि बेल्जियम ने ऐसा कौन सा फंडा अपनाया, कौन सा तरीका अपनाया जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट टू accommodate the diversity, या टू रिमूव द टेंशन्स अमंग द सिटीजन्स, टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो वो बेल्जियम के मॉडल से अंडरस्टैंड करेंगे कि बेल्जियम ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन अच्छी रही। तो नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच, क्योंकि उसमें 2 कम्युनिटी के लोग थे, एक डच है और एक फ्रेंच है, और 1% हमने किए थे जर्मन। अब जो डच है और फ्रेंच है, जो ये लीडर्स थे, इनको इक्वलिटी दी गई, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। कि जो डच भाषा बोलते हैं, जैसे 59% जो लोग थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे, उनको उनके भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे गए। और जो 40% थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, उनके भी इक्वल
मेंबर्स रखे गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, ताकि इक्वलिटी रहे, कोई अपने आप को मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में ऐसे ना डिवाइड करे। और नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, मीन्स अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो दोनों लैंग्वेजेस के लोग, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं चाहे वो डच स्पीकर्स हैं, दोनों लैंग्वेजेस के लोग जो हैं उनको इक्वली डिसीजन में पार्टिसिपेट्स करने का राइट है। और कोई भी अकेले लैंग्वेज बोलने वाला अपने भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेगा। थर्ड पॉइंट्स है मोर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देखना, जो बेल्जियम गवर्नमेंट है धीरे धीरे फेडरल सिस्टम में आ जाएगी। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम ये होता है जिसमें हम पावर्स को डिवाइड करते हैं। मीन्स जो अपर वाला है वो अपनी पावर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे अपर लेवल पे, सेंट्रल वाली जो गवर्नमेंट अपनी पावर किसको देगी? स्टेट वाले को। और स्टेट वाली अपनी पावर किसको देगी? लोकल गवर्नमेंट में। हम इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। आगे देखिए आपको समझ में आएगा। मोर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ पार्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ताकि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट लेवल्स पर ही प्रॉपरली सॉल्व हो सके, क्योंकि उस स्टेट का बंदा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेगा कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है ये राइट डिसीजन था बेल्जियम गवर्नमेंट का। अब ब्रुसेल्स की बात करें। ब्रुसेल्स क्या थी? ब्रुसेल्स थी कैपिटल सिटी, और वहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था? वहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ऑपोजिट था जो हमने स्टेट में किया था। स्टेट में डच लोग ज़्यादा थे, फ्रेंच लोग कम थे। और अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो उसमें 80% जो लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और 20% लोग जो थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। तो ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी इन विच डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर डच और फ्रेंच वालों को अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, कि ये नहीं है माइनॉरिटी में है तो उनकी लीडर सिलेक्ट नहीं होगी। देखिए अगर 100 में से 80% लोग अगर एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, अगर इलेक्शंस होते हैं, अगर उसमें से हाफ भी पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑफ कोर्स कौन से जीतेंगे? डच वाले। तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों को कभी भी, सॉरी, फ्रेंच वाले जीतेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 80% थी, और 20% डच लैंग्वेजेस के थे, तो डच लैंग्वेज को कभी भी राइट नहीं मिल पाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी थी। अब देखिए आगे, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो मैंने बोला था कि हमारे इंडिया में हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, इसमें है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, कि जिस लैंग्वेज के जो बंदे हैं वो अपनी कम्युनिटी से में अपना एक लीडर चूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने क्या लिया? हमारे हो गए डच, जो एक लैंग्वेज को बोलने वाले थे, फ्रेंच लोग थे, और जर्मन पीपल थे। इन जो लैंग्वेजेस के लोग जो बोलते थे, इनमें से उन्होंने अपने अपने लीडर्स इलेक्ट किए। ये नहीं है कि डच वालों को फ्रेंच लीडर के अंडर काम करना पड़ रहा है या फ्रेंच वाले को जर्मन के अंडर काम करना पड़ा, नहीं। डच वाले कम्युनिटी के लोग हैं तो उन्होंने अपना ही लीडर अपॉइंट किया है, फ्रेंच वालों ने अपने लीडर से अपॉइंट किया, जर्मन वाले ने अपने लीडर से अपॉइंट किए। क्योंकि हम अगर जिस लैंग्वेज के लीडर के अंडर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको वो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने में, हमारी क्या प्रॉब्लम है और हमने किस तरीके से रहना है, हमारा क्या कल्चर है, तो वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर डच वाला फ्रेंच के अंडर काम करेगा या फ्रेंच वाला जर्मन के अंडर काम करेगा तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी एक दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। तो इससे बेटर है कि बेल्जियम ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उसने ऐसी गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, कि जिस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने में से लीडर अपॉइंट करेंगे और उनके अंडर आसानी से वर्क कर सकेंगे। अब ब्रुसेल वॉज चूजन एज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर चूज़ किया गया, ब्रुसेल्स में ही सारी एक्टिविटीज़ होने लगी। अब जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो उसको बहुत अच्छे तरीके से बेल्जियम गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड भी किया, उस डाइवर्सिटी को समझा भी सही, और उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की कोशिश की, और उसके अकॉर्डिंग उसने लीडर्स को इक्वली डिवाइड किया ताकि किसी में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए। अब इसकी वजह से हुआ, दिस मॉडल वर्कड वेल एंड अवॉइडेड सिविक स्ट्राइफ। अब इसमें सबको जब इक्वलिटी मिलेगी तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर लड़ाई होगी?
लड़ाई तब होती है जब हम एक कास्ट के लोगों की बात सुनते हैं या एक लैंग्वेज के लोगों की बात सुनते हैं और दूसरी लैंग्वेज के लोगों को हम निगलेक्ट करते हैं, तब कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। पर जब हम सबको इक्वलिटी देते हैं तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती और उस कंट्री में सिविल वॉर वाली कोई भी सिचुएशन नहीं आती, जिसकी वजह से वहाँ की कंट्री क्या हो गई, यूनाइटेड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम ने एकोमोडेट करके चला सारी चीज़ों को, और एकोमोडेशन से वहाँ उस कंट्री में सिविल वॉर नहीं हुआ है और उस कंट्री की सिचुएशन बहुत अच्छी रही श्रीलंका से। आई होप अगर आप श्रीलंका वाली वीडियो देखेंगे और उसके साथ बेल्जियम वाली वीडियो देखेंगे तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों कंट्री की सिचुएशन में, और कौन सी कंट्री बेटर रही इसका भी आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। और आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि श्रीलंका ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से वहाँ पर वॉर हुआ, और बेल्जियम में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की गई जिसकी वजह से वॉर नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको क्लियर हो गया होगा, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।